नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदू समाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है। मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, बहु बेटियां असुरक्षित रहीं और पूरी विश्व बिरादरी बस टुकुर टुकुर ताकती रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हिंदू संगठन क्यों कुछ करते नहीं दिखे? यूएन क्यों मूक दर्शक बना रहा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे हर सवालों का जवाब अपने विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा की और बातचीत में बांग्लादेश में हालात बहाल करने और हिंदुओं की सुरक्षा करने पर जोर दिया। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में चिंता व्यक्त की, लेकिन भारत में विपक्ष इस मामले पर मौन साधे रहा। आखिर क्यों? जो राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, जिस राहुल गांधी को भारत में अल्पसंख्यक डरा हुआ लगता है, उनको बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा क्यों नहीं दिखती? इसका भी लेंगे जवाब इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश से हिंदू आबादी का पलायन जारी है। बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। कारण है पलायन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के कारण हिंदू आबादी घट रही है। एक अनुमान के अनुसार अगर हिंदुओं की आबादी में गिरावट जारी रही तो अगले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदू लगभग खत्म हो जाएंगे। एक नजर डालते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम समेत अन्य समुदाय की आबादी इस समय कितनी है 2022 की जनगणना के अनुसार। आइए ग्राफिक्स के हिसाब से हम नजर डालते हैं। कुल आबादी 16,98,28,921 है। बांग्लादेश की कुल आबादी। मुस्लिम समुदाय की संख्या 15,03,60,405 यानी कि 91.08% है। यहां पर बांग्लादेश में मुस्लिमों की आबादी। अगर हिंदुओं की संख्या, हिंदू समुदाय की संख्या देखें तो 1,42,30,110 यानी कि 7.96% है। बौद्ध समुदाय की संख्या 10,07,468 यानी कि 0.61% है। यह बौद्ध समुदाय की संख्या है। यहीं अगर जो ईसाई समुदाय की संख्या के बारे में अगर जो बात करें तो 4,95,475 है यह ईसाई समुदाय की संख्या, जो प्रतिशत में अगर जो देखें तो 0.30% है। अन्य समुदायों की संख्या है 1,98,190 यानी कि प्रतिशत में अगर जो देखें तो 0.12% की इनकी संख्या आती है। कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए, अगर यह है इस समय जो 2022 में बांग्लादेश में जनगणना हुआ था उसके मुताबिक ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 91% इस समय जो 2022 में जनगणना हुई थी, अब तो 10 साल बाद होगी, तो ये जो जनगणना हुई थी इसके हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अभी 1.3 करोड़ हिंदू आबादी है। वहीं बांग्लादेश में जन्मे करीब 16 लाख हिंदू इस वक्त भारत में रह रहे हैं। 1964 से 2013 के बीच करीब 1.1 करोड़ हिंदुओं ने धार्मिक विवादों, धर्मांतरण, हिंसा और दंगों की वजह से बांग्लादेश छोड़ा। एक अनुमान के अनुसार हर 10 साल में 15 लाख हिंदू बांग्लादेश में लापता हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये साल दर साल के जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। यह ग्राफिक्स जो चल रहा है कि किस तरह से लगातार मुस्लिमों की संख्या बांग्लादेश में बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या घट रही है। इनमें से जो कुछ पलायन कर जाते हैं हिंसा के कारण, कुछ हिंसा या अन्य वजहों की भेंट चढ़ जाते हैं। हालांकि बीते दशकों में हिंदुओं की आबादी 0.59% के हिसाब से बांग्लादेश में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी बांग्लादेश में कट्टरपंथी धार्मिक समूह हिंदुओं को पसंद नहीं करता है। यहां तक बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी भी भारत और भारतीयों के विरोध में रहती है। तो ये हमने आपको बताया और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कम हो रहे हैं हिंदू, किस तरह से लगातार
जो आंकड़े आते हैं हर 10 साल पर, ये जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं ये बांग्लादेश के हैं। स्रोत भी हमने आपको इसमें दर्शा दिया है कि ये आंकड़े जो हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से लगातार जो हिंदुओं की संख्या है वो घट रही है। बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अभी 1.3 करोड़ हिंदू आबादी है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। वहीं अगर जो बात करें, बांग्लादेश में जन्मे करीब 16 लाख हिंदू इस वक्त भारत में रह रहे हैं। जन्म तो बांग्लादेश में हुआ लेकिन रह रहे हैं भारत में। 1964 से 2013 के बीच करीब 1.1 करोड़ हिंदुओं ने धार्मिक विवादों, धर्मांतरण, हिंसा और दंगों की वजह से बांग्लादेश छोड़ा है। एक अनुमान के अनुसार हर 10 साल में 15 लाख हिंदू बांग्लादेश से लापता हो रहे हैं। इनमें से कुछ तो पलायन कर जाते हैं, कुछ हिंसा या अन्य वजहों की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल हमारा ये है आज का कि आखिर यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है। जो भारत की सरकार है, ये फोन पर तो बाइडेन से बात की हालातों को सही करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या किया? क्या सिर्फ बातचीत के बाद ही मामला खत्म हो गया? प्रधानमंत्री ने लाल किले से, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाल किले से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बोला, चिंता व्यक्त की, लेकिन हुआ क्या? क्या हिंदुओं पर सरकार वहां की ध्यान दे रही है? नहीं दे रही। यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? और विपक्ष, सबसे बड़ी बात यह है, जो विपक्ष है ये अमेरिका में जाकर भारत के चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, लेकिन क्या हिंदुओं पर एक बात बोला अमेरिका जाकर के? क्या भारत के अंदर विपक्ष ने बात की? क्यों नहीं की? आज इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्हीं सब सवालों का हम जवाब लेंगे अपने विद्वानों से, विचार करेंगे इस पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। और विचार करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, संजय यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे। विडंबना है, एक तरह से कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, अगर कुछ करेगी तो किसी देश के संप्रभुता पर बात आ जाएगी, क्योंकि वो अलग राज्य है, अलग देश है। हां, लेकिन विश्व बिरादरी में दबाव तो डाला जा सकता है। जिस देश को पैदा किया भारत ने, वहां पर हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में कुछ तो विश्व बिरादरी में करना चाहिए। भारत सरकार को सबसे पहले यह बताइए कि और क्या करना चाहिए। देवेन जी नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जो आपने विषय उठाया है बहुत गंभीर विषय। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक धर्म के साथ साथ एक बड़ी सोच भी है, लेकिन इस सोच की धारणा को अपने अंतर्मन में स्थान देना और इस पे गर्व करना, ये दो अलग विषय हो गए हैं। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब इसी के साथ अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात देखेंगे या बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखिए वहां उनकी भाषा भी उन्होंने अपनी जो उर्दू है उसको बनाया हुआ है। उनके अपने इस्लामिक नियम कानून है जो पूरे देश में व्याप्त है, लागू है। तो वो अपनी आइडेंटिटी पे गर्व करते हैं। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व नहीं करते हैं। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ इतने सारे रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दिया गया है और इसकी जिम्मेदार सबसे पहले मैं बोलूंगा पूर्ववर्ती सरकारें हैं। शुरुआत से ही ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम बहुत लिबरल है, हम तो सबका समावेश कर देते हैं, उसी कारण भारत एक धर्मशाला बन के रह गया है। जो आता है सिर्फ भारत का उपयोग करता है और
आपने जो बात कही बहुत सही कही कि कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। वहां देखिए कि एक खबर है कि कल जिन्ना की वहां बरसी मनाई गई और उर्दू में, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश में जिन्ना की बरसी मनाई जाती है पहली बार, आज बांग्लादेश के बनने के बाद पहली बार, और उर्दू में कविता पाठ हो रहे हैं। तो आप देखिए बांग्लादेश एक कड़ा संदेश दे रहा है कि अब हम इस्लामिक मुल्क बन चुके हैं, और ये जो वहां पे जो अल्पसंख्यक जो है, अब इनको हम किसी भी रूप से रहने नहीं देंगे। हम इतना उन्हें विवश कर देंगे कि वे या तो देश छोड़ के चले जाएं या तो इस ब्रह्मांड को छोड़ के चले जाएं। दो ही विकल्प है उनके पास। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को वहां पे जूते पहनाया जा रहा है, तालीम पोती जा रही है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, हमारे हिंदू जो मंदिर है उन्हें ढहा जा रहा है, और सरेआम खुलेआम ये बात हो रही है। ऐसे तानाशाही नियम लगाए जा रहे हैं कि उनकी अजान के वक्त हमारी पूजा पाठ नहीं हो सकती है, और कोई उस वक्त पूजा पाठ करते हुए दिखा या सुनाई दिया या पता चला तो उसे जेल हो जाएगी या कठोरतम दंड मिलेगा। तो वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम इतने ज्यादा लिबरल बन जाते हैं कि हम कोई कड़ा संदेश देना नहीं चाहते हैं, और हमारे राहुल बाबा जाके विदेश में उटपटांग बातें कर रहे हैं। उन्हें देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती है बात करने के लिए, लेकिन फॉरेन की यूनिवर्सिटी जरूर बुलाती है। वो वहां देवता शब्द की परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं। वो कहते हैं देवता वो होता है जो अंदर की बात को सामने बाहर कर दे, उसको देवता बोलते हैं। तो ये जो बातें हैं ये हमारे देश को छोटा बना रही हैं। लेकिन भारत छोटा नहीं था, न कभी होगा। कोई न कोई ऐसी अब जन जागृति बहुत फैल गई है, लेकिन इसका एक बड़ा संदेश भारत सरकार को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से इधर, अब आप देखिए ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुनाई दिया। कल परसों के दिन अखिलेश यादव बोलते हैं कि संतों में, मतलब धर्म गुरुओं पे उन्होंने एक आक्षेप लगाया है कि मठाधीशों और माफिया में अंतर नहीं है। ये जो हमारे देश में जो ये बहुत ज्यादा लोकतंत्र फैल गया है ना, बोलने की अभिव्यक्ति, इसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। इन चीजों पे अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो आप यकीन मानिए। और है ना, एक चीज और है प्रकाश पुंज पांडे जी, कि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमारी नाक शुरू नहीं होती। अगर हमारी नाक शुरू हो जाए और तो बात जो है ये बिगड़ जाती है, दूसरे के स्वाभिमान पर आ जाती है। अब ये स्वाभिमान पर नहीं लिया जा रहा है, भारत नहीं ले रहा है, यहां के अन्य लोग नहीं ले पा रहे हैं। ये देखने वाली बात है सर। हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहते हैं। आपकी क्या राय है, भारत को आखिर क्यों स्टैंड नहीं ले रहा है, सख्त स्टैंड नहीं ले रहा है? जैसा प्रकाश पुंज पांडे जी ने कहा है कि कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र हो गया है, कुछ ज्यादा ही उदारवादी बन रहे हैं हम लोग हिंदुओं के मामले में। जी डॉक्टर राहुल रंजन, चलिए डॉक्टर राहुल रंजन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम संजय यादव जी की तरफ रुख करेंगे। संजय यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संजय यादव जी तक भी आवाज, जी संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जी प्रकाश पुंज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी। अब सवाल देखिए, अब जो हमारे अन्य मेहमान हैं उनसे हम अलग से फिर बात करेंगे, लेकिन अगला सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी को समय नहीं मिल पाया। दूसरी बात यह है कि यूएन निंदा प्रस्ताव पारित करता है और करता कुछ नहीं है। क्या यूएन इसीलिए बनाया गया है कि बस वो निंदा प्रस्ताव पारित कर दे? अभी कुछ ही दिन पहले जो है वहां पर यूएन के सामने, यूएन बिल्डिंग के सामने कुछ हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया था इस बात को लेकर के बांग्लादेश को, और यूएन में सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अगर विजुअल चला सकें तो जरूर चलाइएगा इसमें कि जी आखिर यूएन की प्रासंगिकता क्या है?
ये बांग्लादेश में। देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि यूएन में जो जिन देशों की प्रभुता है उन्हीं के हिसाब से यूएन भी मुझे लगता है कि एक्ट कर रहा है। टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो उनका प्रारूप है, जो उनके संदेश विश्व पटल पे जाते हैं, उससे तो यही प्रदर्शित होता है। यूएन को एक बड़ा स्टैंड लेने की इस समय आवश्यकता है, एक कठोर कदम कि आप किसी भी देश में किसी भी निवासी के और किसी धर्म के आधार पर आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं। और इतना मतलब आप देखिए, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कानून को एकदम ताक पर रख दिया है और हमारे यहाँ पे शेख हसीना को एंटरटेन किया जा रहा है। ये जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है। यूएन का स्टैंड भी इस समय बहुत लचर है, बहुत ढीला है। और मुझे तो आश्चर्य है कि इस समय तक भारत सरकार इतना मतलब आक्रोश में आने की बजाय इतना लचर रवैया क्यों है। क्योंकि ये तो एक ऐसा स्टैंड है जहां प्रत्येक भारतवासी भारत सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन क्या मजबूरी है, और इस समय तो चुनाव भी नहीं है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, मतलब क्या मजबूरी है कि हमारे भाइयों बहनों पे इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म के लोगों पे अत्याचार हो रहा है और हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि आपसी मतभेद कितने भी हों, आप देश के अंदर राजनीति एक दूसरे से करिए सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन जब आप विदेश के पटल पे जाते हैं या जब विदेश में हमारे लोगों पे अत्याचार की बात आती है, तब तो आपको एकता दिखानी चाहिए, तब आपको एक सुर में बात करनी चाहिए और एक सुर में आपको एक अखंड राष्ट्र और अखंड भारत का संदेश पूरे देश में देना चाहिए। तब जाके यूएन पे भी दबाव आएगा। यूएन को भी समझ रहा है कि यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जाके बाहर के देशों में जाकर और ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, खाली कोसने का काम। जब विपक्ष के लोग बाहर जाके दूसरे देशों में बयान देते हैं, तब खाली भारत को, तो भारत की बुराई और भारत की आपने कोई अच्छी बात बाहर पे भारत की नहीं रखी है। हमेशा आप भारत की बुराई कर रहे हैं। अरे इतना बुरा लगता है कोई ऐसा आपको। अगर जो एक बात मान लें प्रकाश पुंज पांडे जी कि एक बात अगर जो ये मान लें कि चलिए आप अपने दिल का उद्गार जाकर के अमेरिका में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम, चलिए ये भी सही है, लेकिन क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में आपका मुंह क्यों सिला हुआ है? दूसरी बात, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, आप सरकार पे दबाव बना सकते थे और आप अमेरिका गए हैं, वहां पर इस बात को रख सकते थे कि हां वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या आपकी राजनीतिक वैल्यू नहीं बढ़ती? अगर जो राजनीतिक वैल्यू ही बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आपकी राजनीतिक वैल्यू नहीं बढ़ती? अगर राजनीतिक वैल्यू यहां पर बढ़ती है और वही जी, तो अगर जो राजनीतिक जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बिल्कुल जी, तो राजनीतिक वैल्यू भी बढ़ती और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता सभी देशों पर। आप अमेरिका गए हैं, अमेरिका पर भी अमेरिका के जो भी सीनेटर हैं या फिर जो भी अमेरिकी कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे आप इस बात को भी रख सकते थे। ठीक है, आपने ये सारी चीज रखी, लेकिन ये बात रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखे, यह समझ से परे है। और मिलते किससे हैं? एक चीज और ध्यान रखिए जी, डोनाल्ड लू से मिलते हैं। वही डोनाल्ड लू जो पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए जाने जाते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए जाने जाते हैं। तो आप करने क्या गए थे वहां पर? जी, सबसे बड़ा सवाल यही तो बात है। आप ये एक सेंटेंस में है, ये एकदम क्लियर है कि आप हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं, आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं। आप वहां जाके खालिस्तानी समर्थक जो बात करते हैं उनकी बात आप कह रहे हैं। पन्नू जो आतंकवादी है वो खालिस्तानी, वो आपकी बात सुनकर इतना खुश हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पे और कड़ा पहनने पे पाबंदी है। जरा आप दिखाइए एक भी सिख को कि भारत में कोई किसी पे अत्याचार हुआ है कि इसे पगड़ी नहीं पहनाया गया, पहनने पे रुका गया, चाहे कड़ा पहनने पे रुका गया है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मतलब ये जो दकियानूसी बेसिर पर की बिना
जो बोलते हैं ना आधारहीन बातें, आप झूठ बोल रहे हैं सीधा सीधा। तो आपने ये, आपकी बात से ये समझ में आ गया है कि आपको हिंदू पसंद नहीं है, आप हिंदू विरोधी मानसिकता के शिकार हैं। जी। और पूरा देश, एक तरफ आप अपने आप को जनेऊ जारी बोलते हैं, और पूरा देश ये जान गया है कि आप विदेश में जाके हिंदुओं की बुराई कर रहे हैं, और आप किसके साथ खड़े हैं ये पूरी तरह से स्पष्ट है। और कहीं न कहीं जो आपका ये नहीं बोलना हिंदुओं के पक्ष में, ये प्रदर्शित करता है कि आप एक दिन हिंदुस्तान को भी, भारत को भी इस्लामिक मुल्क बनाने के पक्ष में आप दिख रहे हैं। जी। डॉक्टर राहुल रंजन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। डॉक्टर राहुल रंजन, हम सवाल तो और पहले पूछना चाहते थे आपसे, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपसे हम पूछना चाहते थे, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा था, तकनीकी कुछ खामी थी। लेकिन फिलहाल देर से ही सही दुरुस्त हुआ ये सारी चीज़ें। डॉक्टर राहुल रंजन, हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आखिर जो स्टैंड भारत ने लिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ, जो भारत ने किया कि ओबामा से फ़ोन पर, टेलीफोन पर बात की, लाल किले से उन्होंने इस पर खेद जताया, तो इसके अलावा और भारत क्या कर सकता था जो नहीं किया? आप राजनीति से जोड़ भी सकते हैं और राजनीति के ऊपर हो भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है भारत की राजनीति का इस तेजी के साथ में बदली है। आज हमको दिखाई देता है कि राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व हैं, हमारा विदेशों के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध है, लेकिन वह क्या है, कुछ वर्षों में कुछ दिखावा हो गया और कुछ हमारी कमजोरियां हो गई। देश जब जाता है किसी राजनीतिक फल फुटल का, जी जी। डॉक्टर राहुल रंजन, हम एक निवेदन करेंगे कि आप अगर जो हेडफोन निकाल दें फोन से तो बेहतर आवाज आपकी आ सकती है। जी 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 जी, बढ़िया आवाज आ रही है जी, बिल्कुल बढ़िया और तेज आवाज आपकी आ रही है जी जी। तो सीधा सीधा क्या है, देखिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश आखिरकार जो हम इसको स्थिति में आप देखें कि बांग्लादेश हमारा ही भाई है। पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ और इसके बाद में वहां मुस्लिम बहुल था, ये बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ में भारत के रिश्ते क्या रहे। लेकिन वर्षों के साथ में बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में दरार आना शुरू हुई। और किसी मामला क्या था, रोहिंग्या वाला मामला जो उठा था, कि जो वहां से घुसपैठ का मामला था, उससे लेकर के एक राजनीतिक रूप से कहें या सामाजिक रूप से कहें, या फिर यहाँ की भारतीय मानसिकता वहां के लोगों को यहाँ घुसपैठ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई, तो उनके साथ में माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। देखिए मामला क्या हुआ कि घुसपैठ से बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो भारत में आते हैं ठंडे पानी के लिए और यहाँ से वापस, क्योंकि असम की बहुत सारी सीमाएं भारत के साथ में जोड़ती है, और बे रोक टोक आते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बांग्लादेश से जो लोग मुस्लिम यहाँ आए थे, जिनको हमने रोहिंग्या के रूप में जाना पहचान की, वो वर्षों यहाँ रहे, लेकिन उत्पात में यहाँ से शामिल हो गए। तो उत्पात में जब शामिल हुए तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ा, और उसका ही परिपाटी आप मान के चलिए कि जब बांग्लादेश की सत्ता गिरी है, सत्ता पलट हुआ है, वहां पे सत्ता पलट हुआ है, तो उसके बाद एक आप कहते हैं कि गुस्से वाला, आक्रोश वाला माहौल था। तो वहां एक आप ये कहिए कि हिंदू ही पिट नहीं रहा, या हिंदू ही एक वो नहीं है, भारतीय समुदाय के जितने भी लोग वहां रहते हैं, चाहे उसमें किसी भी वर्ग के लोग हों, आप ये कहें कि हिंदू ही पिट रहा है, तो भारतीय जो मुस्लिम भी है वहां फैमिलियां हैं वो भी पिट रही। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो हिंदू निशाने पे नहीं है, भारतीय निशाने पे है। और यहाँ जाकर के चूक हुई है राजनीतिक रूप से कि हम पूरा दबाव भारत नहीं बना पाया कि वहां पर रोक सके। दूसरी चीज क्या हुई कि हमारा इंटेलिजेंस भी इन दोनों कमजोर दिखाई देता है जो विदेशों में काम करता है। तो वहां की जो परिस्थितियां राजनीतिक होने वाली थी उसके बारे में भारत तैयारी नहीं कर पाया, उसको आगाह नहीं किया गया, और अचानक सब कुछ घटा। और अचानक जब कोई घटनाक्रम होता तो उसमें सोचने समझने का मौका नहीं मिल पाता, और वो भारत में हो पाया कि भारत को मौका नहीं मिल पाया, यहाँ के सत्ता दल को भी नहीं मिल पाया। तो इसकी वजह से वहां ये हंगामे हुए। क्योंकि देखिए देवेंद्र जी क्या है, 1% बहुत कम आबादी है वहां भारतीयों की, और भारतीयों के साथ में
मानवीय जो जिस तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है वो तो निंदनीय है, पूरे वर्ल्ड में निंदनीय है और विश्व स्तर के मंच पर इसकी निंदा की जानी चाहिए। और सबको इस मामले में, चूंकि ये मामलिक सामाजिक मामला है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इंसानों के ऊपर अटैक हो रहा है। देखिए, मंदिर मस्जिद वाली बात नहीं है, मंदिर आप ढहा दीजिए, लेकिन इंसानों के साथ में जब कत्लेआम होता है, उनकी बहु बेटियों के साथ में अनाचार होता है, दुराचार होता है, तो ये मामला संवेदनशील हो जाता है। और इसमें मानवाधिकार इस स्तर पे भी चुप बैठा हुआ, जो वर्ल्ड की जो शक्तिशाली देश है वो भी चुप बैठ गए। भारत जो अपना दबदबा बता रहा था वो भी अक्षम रूप से, मतलब जितना पावरफुल होना चाहिए, जितना आक्रोश के साथ में और जितने राजनीतिक दबाव के साथ में काम करना था वो नहीं हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, देखिए, और ये ऐसे समय हुआ है जैसे स्थिति भारत की भी अनुकूल नहीं रही। जो मोदी जी का शासन था वो अब जाकर के जिस राजनीतिक डमाडोल की स्थिति में आया है वो भी एक फैक्टर है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि उस मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, मिली जुली सरकार है, यहाँ सब लोग अलग अलग हैं, सबको बैलेंस करना, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस करना किसी भी राजनीतिक दल के साथ में मुश्किल होता है। वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला है कि ठोस डिसीजन नहीं ले पाए। मैं समझता हूँ कि यदि इसके पहले की सरकार मोदी जी की रही होती तो अब तक बांग्लादेश को संभाल लिया गया होता और बांग्लादेश के हालात को संभाल लिए जाते। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मैसेज गया है कि यहाँ डमाडोल, भारत की जो राजनीति इस समय डमाडोल है, इसका परिणाम हमको देखने को मिला कि आपके हिंदुओं की दुर्दशा वहां हो गई। दूसरी चीज क्या है, देखिए, आप इसको इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि क्या हम कितने वर्षों तक इन घुसपैठ, देखिए घुसपैठ अकेले बांग्लादेश से नहीं होती, कई देशों से हो रही है। और भारत में शरणार्थियों की यदि आप संख्या देखेंगे तो शरणार्थियों की संख्या यहाँ 7 से 8% तक होती चली आई है। लीगल अनलीगल को आप जोड़ेंगे तो बहुत हो चुके हैं। कई लोग आते हैं, नहीं जाते वापस, बांग्लादेशी तो आते हैं और यहीं बस जाते हैं, जाते ही नहीं है। कई पाकिस्तानी आपको दिखेंगे यहाँ हिंदुस्तान आ गए, लौट के नहीं गए, कई फैमिलियां यहाँ बस गई। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारी ही देश की आबादी इतनी अधिक हो रही है तो हम शरणार्थियों को कितनी जगह देंगे, उनकी, क्योंकि शरणार्थी आपके ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरह से, उसका खान पान, रहना, उठना बैठना, सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, सरकार के ऊपर बहुत खर्चा आता है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है कहीं करोड़ों लोगों को यहाँ प्रवासी के रूप में बसा सके। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ की जो राजनीति है, रणनीति है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, देवेंद्र जी, जिस सवाल को बार बार उठाया जा रहा है कि विपक्ष की स्थिति जो हिंदुस्तान में है वही बाहर है। आप ये विपक्ष के ऊपर, जब सरकार नहीं कुछ कर पा रही है तो विपक्ष सिर्फ मुद्दे उठा सकता है, बोल सकता है, लेकिन सरकार ही जब डमाडोल की स्थिति में हो तो विपक्ष क्या कर पाएगा। तो आप इस मुद्दे को भी तो सोचिए कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है कि विपक्ष की बात को रखी जा सके, या विपक्ष कुछ कह दे तो हो सकता है। इस समय सत्ता को ही कुछ करना है और सत्ता ही अपना दावा पेश कर सकती है, सत्ता ही ठोस कदम उठा सकती है, कठोर कदम उठा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के दबाव बना सकती है, तब जाकर के बात बन पाएगी। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वो थोड़ी सी हमारी डाउनफॉल पे है। चलिए, संजय यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत देर बाद हम आपके पास पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है। संजय जी, आपका क्या नजरिया है कि भारत को क्या और कदम उठाने चाहिए थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हावी होने के लिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर थोड़ा सा, जो बांग्लादेश है उस पर अत्याचार कम करे, देखिए वहां के कट्टरपंथी कम करे? आ रही आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो ये कहना है कि जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति बनी है, ये एक फैब्रिकेटेड परिस्थिति बनाई गई है और ये भारत और बांग्लादेश के झगड़े नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जो अमेरिका है वहां पे सेंट मार्टिन करके एक आइलैंड है, वहां पे वो अपना एक नेवल बेस बनाना चाह रहा है चाइना को कंट्रोल करने के लिए और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो अब वो डायरेक्ट तो उस चीज को कर नहीं सकता, तो उसने, जैसे शेख हसीना थी, शेख हसीना ने इसका विरोध किया था सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए कि हम सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को नहीं सौंपेंगे।
परंतु जब ये इनको लगा अमेरिका को कि ऐसे तो हमारा काम बनेगा नहीं, जिस हिसाब से उन्होंने प्लान किया था नौसैनिक अड्डा का सेंट मार्टिन में, तो उन्होंने इसकी सरकार ही बर्खास्त करी। और मोहम्मद यूनुस जो है, उनको मालूम है आपको नोबेल प्राइज और क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और नोबेल उनको ही क्यों बनाया गया वहां का मुखिया, क्योंकि वो भी उनका ही एक एजेंट है। ISI बोल रहे हैं या अमेरिका के कठपुतली के रूप में उनको वहां पे स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका मुद्दा वो सुलझाना चाह रहे हैं। और उनको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक ही मुद्दा है कि वही हिंदू मुस्लिम, तो वो पीछे रह के जो खेल हो रहा है, ये इसका जो मेन खिलाड़ी है, मदारी है, वो अमेरिका है। हमें लगता है कि शायद ये हमारे बीच का कुछ कड़वाहट है। कड़वाहट नहीं है, बांग्लादेश कोई हमारे से अलग नहीं है, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। वो तो उस स्थिति के कारण जब पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाया गया, उसलिए बनाया गया कि चलिए ठीक है, अगर इनको लगता है कि ऐसा जारी कड़वाहट है तो जो हिंदू भारत आ जाएंगे उसके बाद, और जो मुस्लिम वहां रह जाएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं, जो आदमी जहां रहता है उसको वहां बेहतर लगता है, तो वहां के हिंदुओं ने अपना जगह छोड़ा नहीं। हाँ, जो कुछ थे वो कुछ आ गए हिंदुस्तान में, बट आज भी वहां पे हिंदू एक बड़ी आबादी है और वहां के उद्योग धंधे हर चीज में उनकी भागीदारी है। और मुस्लिम तो खैर है, और मुस्लिम भी कोई बांग्लादेश में पैदा हुए नहीं है, तो सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हुए मुसलमान। तो मुसलमान और हिंदू की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये लड़ाई है टोटल अमेरिका की दादागिरी की। और इस मुद्दे के लिए हमारे देश के मुखिया माननीय मोदी जी को इसको विश्व पटल पे बड़ी जोर शोर से, जैसे अभी UNO है, ब्रिक्स, कई मंच पे इसको ले आने इस मुद्दे को लगातार खींच के कि भैया ऐसी बात क्यों हो रही है आज बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश का GDP भी आपने देखा होगा, अभी बीच में 2 साल पहले बहुत पीक पे गया था, और मतलब हिंदुस्तान से ऊपर उसका रेट गया था। परंतु कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो छोटे देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, ये आर्थिक रूप से उन्नत करें और इनकी GDP बढ़े। जैसे ये ताकतवर होंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमसे भीख कौन लेगा, हमसे मदद कौन मांगेगा, क्योंकि उनको भी अपने हथियार बेच रहे हैं, उनको अपना मार्केट बनाना है। और सबसे बड़ा मार्केट दुनिया का साउथ ईस्ट एशिया ही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बड़े अड्डे हैं। श्रीलंका हो गया, तो आपने देखा लगातार चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद किया, अमेरिका ने अब यहाँ पे बीज बो दिया जहर का कि बांग्लादेश भी उस तरफ से अस्थिरता की ओर जा रहा है। और आज स्थिति ये भी हो रही है कि बांग्लादेश 2 भाग में टूट सकता है। उसमें एक हिंद प्रदेश की बात चल रही है कि हिंदी प्रदेश, हिंदी देश बने, हिंदी देश, और एक मुस्लिम का है जो उसको मुस्लिम देश का वो चल रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात हो, क्योंकि जो हिंदी देश है वो लगा है हमारा पश्चिम बंगाल से, और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो ईस्टर्न बांग्लादेश है, पूर्वी बांग्लादेश, जो कि मेघालय, मणिपुर इस साइड से लगा हुआ है। तो और वहां पे ऑलरेडी वो क्या नीचे बर्मा से भी जुड़ा हुआ है। तो वहां पे जो कम्युनिटी है वो थोड़ा क्रिश्चियन से और मुस्लिम ज्यादा है वहां पे। तो अमेरिका को लगता है कि शायद ये हमारे दोस्त का 2 भाग करेंगे तो ये नीचे वाली पट्टी हमारे हाथ में आएगी, तो इससे हम अपना बेस बना सकते हैं। तो संभावना बहुत सारी चल रही है, तोड़फोड़ बहुत चल रहा है। परंतु अब हिंदुस्तान का जो भारत का एक कर्तव्य बनता है, ये बनता है कि वो हमारा भाई एक तरीके, और हम उस मामले को कैसे सुलझाएं ताकि एक आपसी भाईचारा बना रहे और बांग्लादेश भी सुरक्षित रहे और हमारा देश के जो संबंध बने। तो ये सारे अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये आपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो बात की वो 100% सत्य है, लेकिन इसमें हिंदू पीसा जा रहा है। इसमें हिंदू पीसा जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी हिंदू हो या भारतीय हिंदू हो, वो पीसा जा रहा है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बीच जो ये हिंदू पीसे जा रहे हैं, ये ना पीसे जाएं, इसके लिए भारत को क्या उपाय करने चाहिए थे? देखिए, वो जब आप ये बातें कहते हैं कि अमेरिका इसके पीछे है, सारी साजिश वो रच रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बांग्लादेश के संबंध में उनसे बात की तो कुछ अगर जो भारत का प्रभाव होता अमेरिका पर, तो जरूर कुछ न कुछ वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कम हुए होते या सामान्य स्थिति बहाल हुई होती। लेकिन हमें लगता है कि वो स्थितियां नहीं हैं। तो फिर बात करने का मतलब क्या है? कुछ ऐसा करना चाहिए था भारत को जिससे कि बांग्लादेश को लगे और अमेरिका को लगे कि नहीं, मामला अब खराब हो जाएगा अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो। क्या ऐसी स्थितियां नहीं बन सकती इन परिस्थितियों में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए, क्योंकि वर्तमान में आप देखें अमेरिका में अभी राष्ट्रीय चुनाव है राष्ट्रपति का, और एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके ऊपर वहां की सत्ता
आधारित रहती है। तो कहीं ना कहीं एक वहां पे भी हम कूटनीति के तहत, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे डोभाल जी हैं, हमारे जयशंकर जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, तो क्या हमारे कूटनीतिक कहीं फेल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में? तो ये इनको ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए हम अमेरिका पे ज्यादा दबाव बनाएं, और दूसरी ओर बांग्लादेश से हम लोग बात करें, क्योंकि क्यों लगातार जब शेख हसीना जी थी तो मोदी जी कई बार गए वहां पे, उन्होंने बहुत सारी मदद भी करी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को। तो उसमें एक भाईचारे की बात बीच में निकाला जाए कि भाई हम लोग इस मामले को कैसे सुलझाएं, और यदि आप हिंदू पे हमारा अटैक करते हो बांग्लादेश में तो फिर हम आप पे अटैक करेंगे सीधे। आप तो धमकी दीजिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से होना चाहिए। भारत को आए खुल के आए, जब हम पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं, चाइना को दे सकते हैं, तो बांग्लादेश क्या चीज है? बांग्लादेश तो हमारे हिंदुस्तान से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे नेवल बेस से। तो आप तो खुल के धमकी दो, एक बार, दो बार, तीन बार उनको हिदायत दो, और नहीं तो तीसरी बार अटैक करो आप। तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो तब आपकी जब ताकत बढ़ेगी, जब फौज आपकी घुसेगी वहां, तो वहां पे अमेरिका भी घबराएगा कि नहीं यार ये मामला गड़बड़ हो रहा है, अब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, क्योंकि वहां पे अमेरिका भी कहीं नहीं है। ठीक है, उसका बेस है, उसके पनडुब्बियां हैं साउथ हिंद महासागर में, परंतु एकदम डायरेक्ट इंटरफेयर आज भी नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो तड़पड़ा रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड में ले लूं तो मैं इन पे पूरा कब्जा कर लूंगा। और उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान को तत्काल चेतावनी देना चाहिए बांग्लादेश को, यदि हमारे हिंदुओं को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया तो हम पूरी फौज के साथ घुस के मारेंगे। जैसे बोलते हैं ना मोदी जी कि हम पाकिस्तान और घुस के, जी हम तो सिर्फ पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, अगर जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुछ होगा तो घुस के नहीं मारेंगे, बोलने में भी कतराएंगे। नहीं, वही मेरा कहना है कि जहाँ चेतावनी नहीं, अब यहाँ तो काम करना पड़ेगा, आपको आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे अस्तित्व की बात है। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, पूरे विश्व को हिंदू को बचाने की बात करते हैं, तो जब हमारा बगल में भाई मर रहा है तो उसको कौन देखेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं प्रकाश पुंज पांडे जी। जी ठीक है, आएंगे हम आपके पास। प्रकाश पुंज पांडे जी, संजय यादव जी की बातों से कितने सहमत हैं? चूंकि समय कम है इसलिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए, क्योंकि डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास भी जाना है। नहीं, मैं संजय जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि ये एक हार्ड स्टेप लेने की जरूरत है। जब तक वे एक बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, और आप तो अपर हैंड पे हैं, जैसा कि संजय जी कह रहे थे कि भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है, आप अपर हैंड में हैं। बांग्लादेश इज डिपेंडेंट कंट्री, बहुत सारी चीजों पर इंडिया पे डिपेंड है। भारत अगर दहाड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की हिम्मत होगी, और वो जो अमेरिका के एजेंट वहां बैठा है, मुझे लगता है कि अब भारत को बांग्लादेश की सत्ता को पलट कर अपना व्यक्ति बैठाकर बांग्लादेश को अपने अधीन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत से नियम है जिसके तहत किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। और अगर वैसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट भारत में भी बहुत हद तक पड़ेगा। तो ये सरकार चाह क्यों नहीं रही है? सवाल तो ये है ना प्रकाश पुंज पांडे जी, सरकार चाह क्यों नहीं रही है? देखिए, जरूर इनकी कुछ ना कुछ रणनीति शुरू होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला आ जाता है, किसी न किसी रणनीति के तहत कुछ ना कुछ बात हो रही होगी। लेकिन ये जो चीजें खुल के नहीं आ रही हैं, इसे क्योंकि हम लोग नॉर्मल तरीके से सोचते हैं एक आम व्यक्ति के हिसाब से, और जब एक आप पोजीशन पे होते हैं तो बहुत सी अड़चने होती है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रणनीति जरूर बन रही होगी। अगर जो यूनाइटेड नेशन की बात कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में जो नियम मान रहा है शुरू से ही, वही जो है घाटे में है। अब थोड़ा सा राहुल रंजन जी, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहीं गलत हों तो जरूर टोकिएगा। शुरू से ही देख लीजिए, हैदराबाद का विलय देख लीजिए भारत में, और कश्मीर की स्थिति देख लीजिएगा। यही हो रहा था ना कि अगर जो हम विलय पत्र पर जब तक हरि सिंह हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम पाकिस्तानी सेना को रोक नहीं सकते। अंत में तमाम प्रयासों के बाद जब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो हमारी सेना गई। उसके पहले जो पाकिस्तान की सेना थी वो लगभग कश्मीर के आसपास आ गई, करीब करीब 56 किलोमीटर ही शेष था शायद उस समय, उतनी ही दूर थी पाकिस्तान की सेना जब यहां से गई। और वहीं हैदराबाद ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था, कहा था एक महीने का 1 साल का हमें समय दीजिए, 1 साल का समय दिया गया था। और बात वहां यह हो गई कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा हैदराबाद में। और फिर सरदार पटेल ने क्या किया था? सरदार पटेल ने यह स्थितियां पैदा की थी कि जो उस समय नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, उनसे भी शायद उन्होंने
इजाजत नहीं ली और वहां सेना भेज दिया बिना किसी इजाजत के। आ गया हैदराबाद अपने कब्जे में। यूएन ने पूछा था उस समय, यूएन ने पूछा था कि ऐसा सेना क्यों भेजा गया, तो पटेल जी ने साफ साफ ऐसे कहा था, साफ साफ ये बातें कही थी उस समय कि हमने तो पुलिस भेजा था, भारतीय पुलिस थी, सेना कहां थी। आज स्थितियां वो नहीं हैं जो कश्मीर में है, वो हैदराबाद में नहीं है। तो कुछ करना चाहिए, कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये विश्व में शांति फैलाने के लिए बनाई गई है और वो कुछ नहीं कर रही है और हम कुछ कर रहे हैं किसी समुदाय को बचाने के लिए, तो फिर जो नियम कानून होंगे देख लेंगे। ये स्थितियां हैं, ये नियम कानून हम देख लेंगे। क्यों, अगर गलत है क्या डॉक्टर राहुल रंजन, हम गलत हैं क्या इस संबंध में? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, स्थितियां क्या होती कि अंतरराष्ट्रीय, आप यदि अपनी पड़ोसी की रक्षा नहीं करोगे, सामान्य है, यदि आप अपनी पड़ोसी की रक्षा नहीं करोगे तो आप संकट में आओगे, तो पड़ोसी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पे ये लोहा मनवाने का वक्त कि हम अपनी पड़ोसी की रक्षा के लिए खड़े हैं, चाहे वहां हमारा भाई रह रहा या पड़ोसी का भाई रह रहा हो या दूसरी जाति संप्रदाय के लोग रह रहे हो, तो भी वो राष्ट्र का मामला था। इस राष्ट्र चल रहा है जो बांग्लादेश आपका ही हिस्सा था और आपने ही उसकी हिस्सेदारी निभाई थी। तो वहां रहने वाला हर व्यक्ति क्योंकि तो अपनी मर्जी के साथ में पाकिस्तान जब बटा था, अपनी मर्जी के साथ में हिंदू और मुस्लिम आए थे, तो वो सारे आपके हैं। तो आप यदि ऐसे मौके पर उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर के क्या बात करेंगे? तो यहाँ मौका था भारत को ये लोहा मनवाने का कि हम यहाँ खड़े हैं, इनके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं और वहाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो उनका अहित नहीं करने देंगे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यदि ये संदेश देते तो वाकई में अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान जो थोड़ा थोड़ा सा इसमें कह दे रहा था, इन सबके मुंह बंद हो जाते और इनको समझ में आता भारत के साथ में आज टकराना बहुत मुश्किल है और टकराओगे तो निपटा दिए जाओगे। तो ये भारत को संदेश देना चाहिए था। तो बांग्लादेश, सचिन यादव जी सही कह रहे थे कि बांग्लादेश एक ऐसी जगह है, बांग्लादेश ऐसा बचा हुआ है जिस पर चाइना की भी निगाह लगी हुई है, जिस पर अमेरिका की निगाह लगी है और दोनों चाह रहे हैं कि हमारे कब्जे में आ जाए। अमेरिका का सिर्फ कुछ और है और चाइना उसको कर्ज में लेकर के डुबाना चाह रहा है। तो स्थितियां चाइना की स्थिति है कि चाइना तो अपना बाजार है, चाइना रखता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की विस्तारवादी नीति है। चाइना भी विस्तार चाह रहा है और अमेरिका भी विस्तार चाह रहा है। वो अपने व्यापार का विस्तार चाह रहा है और चाइना जमीन के साथ में बाकी चीजों का भी विस्तार चाह रहा है। तो विस्तारवादी नीति है। यदि भारत ताकत बन के इस विस्तारवादी राजनीति को यदि ब्रेक नहीं करेगा तो स्थितियां ये होंगी कि भारत जो सीमाएं लग रही हैं वहां भी अटैक होना शुरू हो जाएगा और हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो भारत को इधर अपनी सेना के साथ में, अब कूटनीति के साथ में, राजनीति के साथ में और पूरे समन्वय के साथ में पूरे विश्व को ये बताना होगा कि हम ताकत के हैं, से नहीं रुकेंगे। हम ताकतवर हैं, हमारी सेना बहुत मजबूत हो, दिखाना पड़ता है। गोला घर में रख देंगे तो कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, बंदूक घर में रखने से आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार फायर करके देखो। तो ये फायर करने का वक्त था, क्या वो कूटनीतिक फायर हो सकता है, राजनीतिक फायर हो सकता है, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम मौके आते हैं जब आपको, क्योंकि सब शांति से चलता रहता है, कभी बहुत कम वर्षों हो जाते हैं, मतलब कई दशक निकल जाते हैं, युद्ध नहीं होता। युद्ध में ताकत दिखाई जाती है, कोई देश अपना बचाव करता है, दूसरे की रक्षा करता है, ये मौके आते हैं। जब मौका था भारत के पास में तो भारत को उस मौके को मैं समझता हूँ कि गंवाने का काम किया और इस गंवाने की स्थिति में भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोरी साबित हो रही है। इससे दूसरे चाइना को भी बल मिलेगा, अमेरिका को भी बल मिलेगा और पाकिस्तान को भी बल मिलेगा यहाँ घुसपैठ के लिए, सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए। इसको भारत की सरकार को देखना चाहिए। ये मामला देखिए मामला क्या हुआ देवेंद्र, एक चीज और वहाँ हिंदुओं का मामला जो बांग्लादेश का मामला अंतरराष्ट्रीय मामला था, लेकिन भारत ने क्या किया, उसको हिंदू मुस्लिम करके उस मामले को घरेलू और छोटा कर दिया, उसका कद बहुत छोटा कर दिया। मामला अंतरराष्ट्रीय था, हमारी सीमाओं से जुड़ा मामला, मामला व्यापार का था, मामला
सारी चीजों का था, लेकिन हमने उसको क्या किया, क्योंकि भारत में हिंदू हिंदू का मामला चलता है, हिंदू मुस्लिम, तो बांग्लादेश में यदि हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसको भारत ने अपने घरेलू मुद्दों में बनाने का प्रयास किया और वहाँ चीज बहुत बड़ी गई। ये मामला घरेलू नहीं है जी, ये मामला घरेलू हमारे नहीं है। पड़ोसी देश का है जी, और बिल्कुल। पड़ोस से हमारी देश में तो हमको भी खतरा है। जी बिल्कुल। संजय यादव जी, बहुत कम शब्दों में चाहेंगे जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार इशारा हो रहा है कि समय समाप्ति की ओर है। संजय जी, भारत अगर जो अपना 56 इंच का सीना इस समय नहीं दिखाएगा चीन और अमेरिका को, हाँ, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं भविष्य में? मतलब कैसा 56 इंच का सीना, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब हिंदुओं के संबंध में अगर जो बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति डॉक्टर राहुल रंजन और प्रकाश पुंज पांडे जी ने कहा है, अगर ये नहीं करता है, ये धमकी नहीं देता है, जैसा आपने भी कहा, हाँ, स्टैंड नहीं लेता है, तो आगे स्थिति क्या आ सकती है? 56 इंच के सीने से मतलब देवेंद्र जी, ये 56 इंच का सीना तो एक जुमला ही हो गया हमारे लिए, बट मेरा उसको जुमला नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि ये बहुत सही समय है भारत को विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनने का। हम यदि बांग्लादेश को कंट्रोल करते हैं तो समझिए कि आप विश्व शक्ति अपने आप बन जाएंगे। चाइना को भी करारा जवाब मिलेगा और अमेरिका भी सावधान हो जाएगा कि अब भारत को छेड़ना हमारी नुकसानदेह है, क्योंकि उसके सारा काम बनता है भारत से। तो इस बार खुल के हमारे मुखिया को चैलेंज देना चाहिए अमेरिका और सारी शक्तियों को कि यदि हमारे इंटरफेयर किया जाएगा पड़ोस में, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पूरे मुस्लिम कंट्री एक मुसलमान के लिए एक हो सकते हैं, एक मंच पे आ सकते हैं, ईसाई कंट्री एक मंच पे आ सकते हैं, तो हम हिंदुत्व के लिए नहीं बात कर सकते। आपको दमदारी से अपनी बात रखना चाहिए। 56 इंच नहीं है तो 100 इंच का सीना करना चाहिए आपको, और खुलेआम धमकी देना चाहिए भारत को। यदि हमारे लोगों को इस चीज से प्रताड़ित करेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे, बांग्लादेश को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको वापस भारत में शामिल करेंगे। अगर भारत इस तरह के स्टैंड लेता है प्रकाश पुंज जी, तो पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, क्या हो सकते हैं? और देखिए, मुझे लगता है कि इस समय नेगेटिव इफेक्ट को नजरअंदाज करते हुए पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छत्र जी बहुत अच्छी बात बोले कि विश्व गुरु बनने का एक बहुत अच्छा अवसर है ये। आपको अपनी शक्तियां दिखानी पड़ेंगी और आपके पास एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और बहुत बड़ा आपके पास आधार है कि भाई हिंदुओं पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, आप उसी को मुद्दा बना लीजिए और उसी मुद्दे पे आप आगे बढ़कर, और आखिरकार इसके पहले भी अखंड भारत का हिस्सा तो था ही, तो इसमें अपनी चीज वापस लेने का ये सुनहरा मौका है। और आपने इस पाकिस्तान को इसके पहले दम दिखा चुका है, आपने घुस के मारा है और रातों रात आप वापस भी आए हैं। तो आपको, जैसे अब अमेरिका अगर दूसरे देशों में अपनी सेना बैठा सकता है, तो आप क्यों नहीं बैठा सकते हैं? अमेरिका को तो कोई हनन का मतलब वैश्विक नीति का हनन का कोई परवाह नहीं है, तो आपको क्यों इतना परवाह है? तो इतना ज्यादा अगर आप सोचेंगे तो नहीं होगा। आप वर्किंग मोड का समय है, आपको कार्य करके दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने बांग्लादेश को करारा जवाब दे दिया तो आप मान के चलिए कि आपके सत्ता को भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाएगा, क्योंकि हिंदू पूरी तरह से फिर आपके साथ हो जाएगा। और अगर आपने बड़ा स्टैंड नहीं दिखाया तो हिंदुओं में भी एक हतोत्साहित संदेश जाएगा कि आप प्रबुद्ध है, आप ताकतवर हैं, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे भाइयों बहनों पे अत्याचार को देखा। और बगल में राज्य है, आप देश है, माफ कीजिए, उनका देश हमारे देश पे डिपेंडेंट है, व्यापार से लेके हर चीज के मामले में, और आपने आज तक उस पर कोई कड़ा कार्रवाई नहीं की, इतने अत्याचार के बावजूद। तो ये संजय जी की और डॉक्टर साहब की बातों से मैं सहमत हूं। ये समय है घुस के मारने का, और मुझे लगता है कि घुस के सेना बैठाइए, और जब तक वहां पे पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता है, सुचारू रूप से नहीं चलता है, तब तक आप सेना को बैठा के रखिए और फिर देखिए भारत में कैसे डंका बजता है पूरे विश्व में। जी, तब डंका बजेगा पूरे विश्व में। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में घटते हिंदू क्यों घट रहे हैं? अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पलायन कर रहे हैं, कुछ को मार दिया जा रहा है, और बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसे में भारत को स्टैंड लेना चाहिए। विश्व गुरु होना और विश्व में शक्तिशाली होना, ये दिखाना होगा कि अगर
हमारे पड़ोस में कुछ समुदायों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्हें रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर पड़ोस में पड़ोसी देश उन पर अत्याचार कर रहा है, वहां के कट्टरपंथी वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, सरकार रोक पाने में असमर्थ है, तो भारत को उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।